हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये हिंदी का चैप्टर रहेगा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है कि जनसंचार के प्रमुख साधन है प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो आपको लिखना है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम जो है यह है प्रिंट मीडिया, है ना। प्रिंट माध्यम या प्रिंट मीडिया जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो आपको लिखना है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ चीन में प्रारंभ हुआ था। चौथा प्रश्न है, भारत में पहले छापेखाने की स्थापना, पहला छापाखाना यानी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी और कब की थी, कहाँ की थी? तो इसका उत्तर है कि भारत में पहले छापेखाने की स्थापना मिशनरियों ने की थी। ईसाई जो मिशनरीज होते थे उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली जो है ये समाचार लेखन की शैली होती है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इंट्रो, जिसे हिंदी में हम मुखड़ा भी कहते हैं। दूसरा है बॉडी और फिर उसके बाद आता है समापन। तो ये उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवी पर प्रसारित खबरें किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं? तो टीवी पर प्रसारित होने वाली खबरें 7 चरणों में जो है वो होकर के गुजरती हैं। 7 चरण होते हैं इसके। पहला है फ्लैश, उसके बाद है ब्रेकिंग न्यूज़, फिर आता है एंकर, फिर आता है एंकर विजुअल, फिर एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। तो इस तरीके से टीवी में खबरों के ये 7 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, हमने अभी देखे इंटरनेट, इसका जो प्रमुख कार्य वो है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रमुख कार्य है लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। 8वां प्रश्न है, जनसंचार के माध्यमों द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो जनसंचार के विभिन्न माध्यम जो होते हैं उनकी भाषा सहज, सरल और जनमानस के बिल्कुल निकट होनी चाहिए ताकि सभी को समझ में आ जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग और हर स्तर के लोग उसे समझ सकें और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। 9वां प्रश्न है, नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है? जो नई युवा पीढ़ी है वर्तमान में, उसमें इंटरनेट की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है। ये जो माध्यम है, विभिन्न माध्यम, इसमें से जो इंटरनेट माध्यम है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके क्या कारण हैं? तो नई पीढ़ी को अब, या फिर युवा पीढ़ी भी आप लिख सकते हैं अगर युवा पीढ़ी आता है तो, अब समाचार पत्र पर समाचार पढ़ने में आनंद नहीं आता। उन्हें स्वयं को समय समय पर अपडेट रखने की आदत पड़ गई है और यही कारण है कि नई पीढ़ी इंटरनेट की दीवानी है। इंटरनेट द्वारा सूचना, विज्ञान तथा निजी और सार्वजनिक संवाद का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, हिंदी के किन्हीं 2 अखबारों के नाम लिखो जिनके वेब संस्करण उपलब्ध हैं। हालांकि वर्तमान में सभी अखबारों के वेब संस्करण उपलब्ध हैं, आप तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे जागरण लिख सकते हैं, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर आदि आदि। प्रश्न है 11 कि ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? ब्रेकिंग न्यूज़ से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी बड़ी खबर को फ्लैश अथवा ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाता है उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। और इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना दी जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, एक खाली सूचना दी जाती है, उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, रेडियो तथा टीवी जनसंचार के कैसे माध्यम हैं? तो रेडियो जो है ये एक श्रव्य माध्यम है, यानी जिसे केवल सुना जा सकता है, और टीवी जो है ये दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार का माध्यम है, जिसमें हम दृश्यों को देख भी सकते हैं और साथ ही साथ उसे सुन भी सकते हैं आवाज़ को। 13वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं के छपने से पहले संपादक को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तो छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है। प्रकाशन के बाद वह गलती नहीं सुधारी जा सकती, उसके लिए नए अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि किसी प्रकार की गलती, किसी प्रकार की अशुद्धि उसमें नहीं रहे। 14वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है शब्दों में स्थायित्व होना, भाषा का विस्तार होना और चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होना और संग्रह करने की सुविधा होना। ये मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि शब्दों का स्थायित्व, यानी जो शब्द प्रिंट किए हैं वो परमानेंट रहेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। साथ ही साथ भाषा का विस्तार होना, यानी जो भी लोग पढ़ेंगे और उस भाषा को सीखेंगे तो इस तरीके से भाषा का भी विस्तार होगा। कोई भी भाषा में अगर वो अखबार लिखा हुआ है तो उस भाषा को लोग सीखेंगे, इस प्रकार भाषा का विस्तार होगा। और इसका चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होना, और साथ ही साथ इसे संग्रह कर सकते हैं, हमें संग्रहण की सुविधा भी जो है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं, यानी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, समाचार, साहित्य और ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। नेक्स्ट है, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है। तो रेडियो जनसंचार का मात्र श्रव्य माध्यम है। हम रेडियो में प्रसारित होने वाली जो खबरें होती हैं या कोई भी सामग्री जो होती है उसे केवल सुन सकते हैं। रेडियो से संगीत तथा समाचार जैसी आवाज़ों को सुना जा सकता है, इसलिए रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। समाचार चूंकि उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, पर यहाँ पूछा है रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो रेडियो समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर ही लिखा जाता है। इसमें लौटने की विशेषता नहीं होती, इसके लिए धारा प्रवाह वाचन किया जाता है। और 18वां प्रश्न है, रेडियो समाचार में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए कि रेडियो समाचार में समय का निर्धारण और उसका पालन महत्वपूर्ण है, जो इसका डेडलाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, टेलीविज़न जनसंचार का कैसा माध्यम है। तो टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसके माध्यम से घटना को देखा और सुना जा सकता है, इसीलिए ये दृश्य यानी श्रव्य दृश्य माध्यम भी हम लिख सकते हैं। और 20वां प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित समाचारों की मुख्य 2 शर्तें कौन सी हैं। तो टीवी पर प्रसारित समाचारों की शर्तों में पहला तो है कि समाचार जीवंत होना चाहिए और लोक रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं सत्य घटना पर आधारित इसकी प्रमुख शर्तें हैं। इंटरनेट के क्या लाभ हैं। वर्तमान में जो माध्यम है लेखन का, उसमें इंटरनेट सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो इंटरनेट व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपने मन मुताबिक किसी भी स्थान पर किसी भी समाचार, मनोरंजन और ज्ञान के विषय को देख और सुन सकता है और इसका आनंद ले सकता है। ये चीज़ें बाकी किसी भी माध्यम में जो है वो संभव नहीं होती हैं, इसीलिए इंटरनेट जो है वो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता समय की बचत के साथ साथ उसको पढ़ने तथा उससे जुड़ने और संग्रह करने की सुविधा देता है, और यह आज की युवा पीढ़ी का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। 23वां प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का कौन सा दौर चल रहा है और इसे कब से शुरू माना जाता है। तो देखिए, भारत में अभी वर्तमान में इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 में शुरू हुआ था और ये दूसरा जो दौर है ये 2003 में शुरू हुआ था। वर्तमान में दूसरा दौर चल रहा है। 24वां प्रश्न है, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उसका लेखन, उसकी लेखन शैली है, क्योंकि अन्य भाषाओं की भांति इसका कीबोर्ड अभी भी बाज़ारों में उपलब्ध नहीं है। पता होगा आपको, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको उनके जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ता है, जबकि इंग्लिश में या और किसी भाषा में है तो ऑलरेडी उस पर प्रिंटेड रहते हैं। एक निश्चित रूपरेखा का कीबोर्ड पर नहीं होने के कारण लेखन क्रिया कठिन विषय है। और अंतिम क्वेश्चन है कि क्लाइमैक्स किसे कहते हैं। तो किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन, वास्तविक रूप में परिचय कराना या फिर उस चरम बिंदु पर पहुंचना जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी समाचार में, वो उसका क्लाइमैक्स कहलाता है, जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की ओर परिवर्तित होता है। और तो ये वह जो बिंदु होता है वो क्लाइमैक्स कहलाता है। तो ये लिए हमने विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आने वाले वीडियोज़ में आपको इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।